हेलो एवरीवन। तो अभी आज फाइनली एईडीओ का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और आज से मैं टारगेट ली हूँ कि आप सभी को ये कंटेंट दूंगी 72nd बीपीएससी का हिस्ट्री का और 11-12 का जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का चैप्टर है वो हम 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सकेगा हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एक भी पॉइंट्स हमारा मिस नहीं हो। फिर मैं आपको इसका कोइंसाइज़ करके नोट्स प्रोवाइड करूँगी जो एकदम एक्सट्रैक्टेड नोट्स होगा, कहीं से भी कोई कॉपी किया हुआ नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद सारे ही जगह का नोट्स देख चुकी हूँ लेकिन वो मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। तो इसीलिए अब हम ऑथेंटिक जो होता है बुक वो हम फॉलो करेंगे और अगर कुछ भी ऐसा बच जाएगा तो वो अभी एनसीईआरटी के चैप्टर से कवर अप हो जाएगा। तो जो ये जो चैप्टर है ना 1857, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ये जो एग्ज़ाम आप दिए होंगे उसमें तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो ये चैप्टर हम कवर करेंगे वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो क्या होता है ना 10 मई 1857 को क्या होता है कि जो सिपॉयज़ रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं कैंटोनमेंट में, मेरठ के कैंटोनमेंट में, तो ब्रोक आउट इन म्यूटिनी, वो म्यूटिनी ब्रोक आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और so it began in the lines of native infantry spread very swiftly to the cavalry and then to the cities। तो धीरे धीरे तो वो पहले स्प्रेड होने लगा, पहले कैवलरी में होने लगा, मतलब कैवलरी मतलब घुड़सवार जो सैनिक होते हैं उनसे, और फिर बड़े बड़े शहरों में ये जो रिवॉल्ट है, ये जो छोटे छोटे जो मतलब जो क्रांति हो गई थी वो धीरे धीरे फैलनी शुरू हो गई थी। सो द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड द सराउंडिंग विलेजेस जॉइंड द सिपॉयज़। तो जो भी आम लोग थे वो लोग भी क्या हुए, ये सारे सिपॉयज़ जो म्यूटिनी थे, जो ग्रुप थे उनके ज्वाइन करने लग गए थे। और गांव में जो सिपॉयज़ है, जो जितने भी विलेजर्स हैं वो लोग सिपॉयज़ को ज्वाइन करने लग गए थे। सो द सिपॉयज़ कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म्स फेयर द आर्म्स एंड एम्यूनिशन वेयर केप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक द वाइट पीपल। तो ये जो सैनिक थे ये लोग क्या करते थे, जहाँ पे भी सरकार ये हथियार वगैरह रखा जाता था वहाँ पे वो उसको कैप्चर कर लेते थे और जितने भी गोरे लोग हैं उन पे अटैक करने लगे थे। वाइट पीपल जो थे, गोरे लोग थे, मतलब बेसिकली अंग्रेज लोग थे। एंड टू रैंसैक एंड बर्न देयर बंगलोज, उनके जो बंगला वगैरह था वो जला दिए जाते थे, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो जला दी जाती थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जला दी जाते थे, जो भी रिकॉर्ड ऑफिस था, जेल कोर्ट पोस्ट ऑफिस, ये सब जला दिए जाते थे। खजाने वगैरह थे वो सब को बर्बाद कर दिया जाता था। प्लंडर मतलब होता है कैप्चर कर लेना, वो पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते थे। जितने भी टेलीग्राफ लाइन है दिल्ली के वो काट दिए गए। और एज डार्कनेस डिसेंडेड अ ग्रुप ऑफ सिपॉयज रोड ऑफ टुवर्ड्स दिल्ली। तो जितने भी सैनिक लोग थे वो लोग दिल्ली की ओर प्रस्थान करके। अब हम सभी को पता है, देखो जब आप बेसिक पढ़ोगे ना तभी आपको ये एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो हम थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे, उतना स्पीड नहीं चलेंगे, क्योंकि आप सभी बेसिक पढ़ करके ही आए हैं उम्मीद करती हूँ, और अगर आप पढ़ करके आएंगे तभी आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो ये सब लोग दिल्ली के लिए क्यों प्रस्थान करे थे, क्योंकि उस समय तक 1857 तक दिल्ली में जो सरकार थी, मुग़ल सरकार, मुग़ल सल्तनत, वो अभी थी बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र थे, बहादुर शाह जफ़र शासन कर रहे थे। उतना पावरफुल नहीं थे क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे, बट वो थोड़े से ही प्लेसेस पे जो कन्क्वेर्ड किए हुए थे उनके पूर्वजों, तो उस पे वो अपना शासन कर रहे थे। तो जितने भी सिपॉयज़ रहते हैं वो इस उम्मीद में जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो मुग़ल सम्राट है वो हमारा सुनेगा और इन अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाएगा। तो आगे देखते हैं क्या हुआ कि ये जो सिपॉयज़ हैं, जो सैनिक हैं, ये फिर रेड फोर्ट लाल किला पे आ जाते हैं। 11 मई को लाल किला पे ये पहुंचते हैं और इस दिन रमज़ान का महीना चल रहा होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि उस दिन कौन सा महीना था। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोली, हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो उस दिन रमज़ान का महीना चल रहा था और मुस्लिम लोगों का पवित्र पर्व होता है, फास्टिंग होता है, प्रेयर होता है उस दिन। तो जो मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र हैड फिनिश्ड हिज प्रेयर, उन्होंने अपनी जो प्रेयर्स हैं वो कंप्लीट किए। और उसके बाद बहादुर शाह हैड जस्ट फिनिश्ड हिज प्रेयर, उन्होंने अपनी जो प्रेयर है वो जस्ट कंप्लीट ही किए थे। और एंड मील बिफोर द सन रोज़, तो सूर्य उदय होने से पहले वो अपना मील करते हैं ना, रोज़ा तोड़ते हैं, वो अपना रोज़ा तोड़ रहे थे बिफोर द सन रोज़। ओके, बिफोर द सन रोज़ इसका मतलब ये है कि सुबह का जो वो लोग फास्टिंग करते हैं, मतलब जो उपवास वगैरह करते हैं ना, तो उसमें जो खाते हैं सुबह का, तो सूर्योदय होने से पहले और फास्ट शुरू होने से पहले जो सुबह में
जो ग्रहण करते हैं वो खा रहे थे, तो वो ग्रहण कर रहे थे। ही हर्ड द कमोशन एट द गेट, तो गेट पे उनको ना आने की कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो द सिपाही हु गैदर्ड अंडर हिज विंडो टोल्ड हिम, तो जो सैनिक उनके खिड़की के पास गैदर्ड हुए थे, इकट्ठे हुए थे, उन्होंने उनको बोला कि वी हैव कम फ्रॉम मेरठ, हम कहाँ से आए हैं, हम मेरठ से आए हैं अंग्रेज़ों की हत्या करके। बिकॉज दे आस्क्ड अस टू बाइट बुलेट दैट वेर कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग विद आवर टीथ। क्योंकि वो अंग्रेज़ उनको ऐसा बोलते हैं कि आप उस बुलेट को काटो या खींचो जिसकी जो कोटिंग है गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। अब इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से दिस हैज़ करप्टेड द फेथ ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम लाइक। और ये तो होना ही था ना, हिंदू और मुस्लिम का जो विश्वास था उस पर फिर प्रभाव डाला ये। तो अनदर ग्रुप ऑफ सिपॉयज़ also entered the Delhi, and the ordinary people of city joined them. European were killed in large numbers. अब जाहिर सी बात है, जब उस समय का ऐसा समाज था जो कट्टरवादी थे, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के, उसमें ये चीज़ें जब फैल जाती थी तो दिल्ली के जितने भी लोग थे, सिपॉइज़ का तो एक ग्रुप था ही, उसके अलावा भी जो ऑर्डिनरी जो लोग थे दिल्ली के, वो लोग भी अब धीरे धीरे ज्वाइन करने लग गए थे इनको। यूरोपियंस की हत्या कर दी गई लार्ज नंबर में। उसके बाद फिर जो दिल्ली के जो अमीर लोग थे उन पे अटैक किया गया, उनको प्लंडर किया गया, लूटा गया। और इट वाज क्लियर दैट द दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल, और अब ब्रिटिशर्स को ऐसा लग गया था कि दिल्ली अब उनके कंट्रोल से चली गई है। कुछ ऐसे सिपॉय से रोड इनटू द रेड फोर्ट विदाउट ऑब्जर्विंग द एलाबोरेट कोड एडिकेट्स एक्सपेक्टेड ऑफ दैम। तो कुछ ऐसे सैनिक थे जो लाल किले में चले गए, और ऐसा उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ ऐसे बेसिक एडिकेट्स वो उम्मीद की जा रही थी कि वो फॉलो करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दे डिमांडेड दैट एम्परर गिव देम हिज ब्लेसिंग्स, तो उनको ऐसा लगता था कि जो सम्राट है उनको अपने ब्लेसिंग्स दे, लेकिन सराउंडेड बाय द सिपॉयज बहादुर शाह हैड नो ऑप्शन बट टू कंपाइल सॉरी। तो जो कि बहादुर शाह जफ़र किससे सराउंडेड थे, सैनिकों से सराउंडेड थे। तो बहादुर शाह जफ़र के पास कंपाइलेशन के अलावा, उनके साथ मिलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसीलिए द रिवॉल्ट दस एक्वायर्ड अ काइंड ऑफ लेजिटिमेसी बिकॉज इट कुड नाउ बी कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ मुगल एम्परर। तो इसीलिए ये जो रिवॉल्ट है ना, ये रिवॉल्ट इसीलिए इतना लेजिटिमेट हो गया था ना, क्योंकि इसमें खुद बहादुर शाह जफ़र जो कि एक मुग़ल सम्राट थे वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो अब हम बात करेंगे आगे। सो थ्रू 12th and 13th May नॉर्थ इंडिया रिमेन्ड क्वाइट। वंस word spread that Delhi had fallen to the rebel and Bahadur Shah had blessed the rebellion. Events moved swiftly. Cantonment after cantonment in the Gangetic Valley and some to the west of Delhi rose in mutiny. अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हम पहले भी ये बात कर चुके थे कि बहादुर शाह जफ़र जो उस समय मुग़ल के जो सम्राट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्रूव दे दिया, उन्होंने सिपॉइज़ जो इंडियन सिपॉइज़ उनका सपोर्ट कर दिया था, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने सपोर्ट किया था तो ये जो रिबेलियन है, ये जो विद्रोह था, ये गैंगेटिक वैली से लेकर के दिल्ली में पूरी तरीके से दिल्ली के वेस्ट तक धीरे धीरे पूरा फैलने लग गया था। नाउ पैटर्न्स ऑफ द अपराइजिंग, व्हाट वाज द एग्जैक्ट पैटर्न बिहाइंड दिस, किस तरीके से ये जो विद्रोह है ये शुरू हुआ था, इसका पैटर्न क्या था। तो शुरू में चलिए अब हम ये पढ़ेंगे। If one were to place the dates of this mutiny in chronological way, it would appear that as the news of the mutiny in one town traveled to the next, sepoys there took up arms. अब जैसे देखो, ये विद्रोह एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुआ था, देखा जाएगा तो बहुत पहले अगर हम बात करेंगे, बहुत पहले नहीं, कुछ महीने पहले अगर हम बात करेंगे तो मंगल पांडे का एक सीन आ गया था, अगर आपको याद होगा। उन्होंने ह्यूगसन और बॉग की हत्या कर दी थी, दो जो अंग्रेज थे उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर हम उसको क्रोनोलॉजिकल वे में अगर हम सजाना चाहें
तो ये जो शहर से शहर हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, जहाँ पे सभी लगभग जितने भी सिपाही से उन्होंने हथियार उठा लिए थे। टुक अप आर्म्स मतलब हथियार उठा लिए थे। सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन कॉमन इन कंटोनमेंट फॉलोड अ सिमिलर पैटर्न। लगभग हर तरह का सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिला था। ये देख लेते हैं, बेल ऑफ आर्म्स इन अ स्टोर रूम इन विच वेपन्स आर केप्ट। तो बेल ऑफ आर्म्स एक तरह का स्टोर रूम रहता है जिसमें हथियार वगैरह रखा जाता था। अब हाउ मेनी म्यूटिनीज बिगन, तो कितने ऐसे म्यूटिनीज शुरू हुए थे। तो द सिपाही बिगेन देयर एक्शन विद अ सिग्नल। इन मैनी प्लेसेस इट वाज फायरिंग ऑन ऑफ द इवनिंग गन और द साउंडिंग ऑफ बगल। They first seized the bell of arms and plundered the treasury. Then they attacked government building, the jail, treasury, telegraph office, record room, bungalows, burning all the records. Everything and everybody connected with the white man became a target. अब जैसे देखो, ये जो सिपाहीज ने उन्होंने शुरू कहाँ से किया था। शुरू में तो इन्होंने थोड़े बहुत सिग्नल देने शुरू कर दिए थे, जैसे शाम में गन फायरिंग करना, या फिर जितने भी जो बेल ऑफ आर्म अभी हम देखें, बेल ऑफ आर्म क्या था। बेल ऑफ आर्म था कि ये एक स्टोर रूम हुआ करता था जहाँ पे लोग हथियार वगैरह रखते थे। ठीक है, उस पर ये लोग उसको टारगेट करने लगे थे, उसको छीन लिए थे, एक्चुअली छीन लिए थे। जितने भी खजाने जहाँ पे रखे गए थे उसको प्लंडर्ड, उसको हथियार लिए थे, उसको कैप्चर कर लिए थे। और जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलोज, ये सब जगह कैप्चर कर लिए और जितने भी रिकॉर्ड थे सबको जला दिए थे। ठीक है, सो बर्निंग ऑल द रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग एंड जो कुछ भी गोरे लोगों से कनेक्टेड था सबको ये ख़त्म कर दिए थे, जला दिए थे, और वो लोग टारगेट पे चले गए थे। Proclamation in Hindu, Urdu and Persian were put into the cities, calling upon the population, both Hindus and Muslim, to unite, rise and exterminate the Firangis. So this was the first case where Hindu and Muslim were united. ठीक है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड आपको देखने को मिलेगा। लोग, ठीक है, जितने भी सिपाही से लोग थे वो लोग कॉल अपन यानी कि बुलाना, सबको बुला रहे थे कि भाई आप आइए, देखिए आप, अब समय आ गया है कि हम यूनाइटेड हो जाए और एक्सटर्मिनेट यानी कि इन फिरंगियों को यहाँ से बाहर निकालें। When ordinary people began their revolt, the target of attacks widening. जैसे इस आम लोग जब इसमें जुड़ने लगे थे तो ये जो टारगेट ऑफ अटैक है ये काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गया था। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे मेजर टाउन्स थे जहाँ पे ये टारगेट फैला था, जैसे लखनऊ, कानपुर, बरेली। मनी लेंडर्स जितने थे वो लोग इसका टारगेट हो गए, क्योंकि उन लोग का थोड़ा बहुत कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा जब हम आगे पढ़ेंगे। और जितने भी अमीर लोग थे वो सब इसके टारगेट हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो हम अभी देखेंगे। तो फिरंगी का मतलब तो हम सभी को पता है, जो ये एक पर्शियन ओरिजिन शब्द है, बेसिकली फ्रैंक से आया है। फ्रैंक मतलब जो लोग फ्रांस से आए हैं, फ्रांस से ये टर्म निकल गया है फ्रैंक। और उर्दू में या हिंदी में इस वर्ड को बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, तो दिल्ली, लखनऊ, बरेली ये सारे जगह पे रिवॉल्ट होने शुरू हो गए थे। जो अमीर लोग थे वो लोग इसके ज़्यादा मतलब चपेट में आ रहे थे। जितने भी उन पीजेंट्स नॉट ओनली सॉ देम एज अ ऑपरेसर बट ऑल्सो एज अलाइज ऑफ ब्रिटिश। जैसे कि अभी मैं जस्ट आपको बोली थी, जितने भी किसान लोग थे ना, वो लोग ना सिर्फ इन लोगों को सप्रेसर यानी कि दबाने वाले लोग, दब कर रहने वाले लोग, हमें दबा के रखने वाले लोग, इस टाइप के ऑपरेसर समझ रहे थे, बल्कि इनको ऐसा लगता था कि इनका ब्रिटिशर्स के साथ संबंध भी है। बिल्कुल सही है। बहुत इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउस वे लूटेड। जितने भी अमीर लोग थे, अंग्रेज लोग थे, जो लोग इनको प्रताड़ित करते थे, उन लोगों का घर लूट लिया गया, उनको बर्बाद कर दिया गया। जितने भी म्यूटिनीज थे इन द सिपाही रैंक्स क्विकली बिकेम अ रिबेलियन। तो यही है कि ये जो म्यूटिनी था ये धीरे धीरे करके एक रिबेलियन का फॉर्म ले लिया था। So there was a general defiance of all kind of authority and hierarchy. तो एक तरह का मतलब ये जो रिबेलियन हुआ था किसके अगेंस्ट हुआ था? तो एक तो अथॉरिटी और हियरार्की जो चलता आ रहा है उसके अगेंस्ट हुआ था। Now, so
इन द मंथ ऑफ मे एंड जून, मई और जून में ब्रिटिश हैड नो आंसर टू द एक्शन ऑफ द रिवॉल्ट, उनके पास कोई भी एक्शन नहीं था। जो भी विद्रोह हुआ था मई और जून में हुआ था, उसके पास इनका कोई भी मतलब जवाब नहीं था, नहीं कोई एक्शन ये ले पा रहे थे। इंडिविजुअल ब्रिटेन ट्राइड, अकेले कुछ ऐसे इंडिविजुअल ब्रिटेन थे जो चाह रहे थे कि अपनी जान उस समय बचाएं और अपने परिवार की जान बचाएं, लेकिन ब्रिटिश रूल as one British officer noted collapsed like a house made of card। तो ब्रिटिश शासनकाल में एक ब्रिटिश ऑफिसर जो नोट करता है कि कोलैप्स लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड, इस तरीके से बर्बाद हो गया मानो कि जो घर है वो कार्ड से बना हुआ हो। तो विद्रोह ऐसा हुआ था। नाउ सो ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, मैं जैसे आपको शुरू में ही बोल दी हूँ, हम एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका नोट्स का एक्सट्रैक्शन भी आपको मिल जाएगा PDF पे। मैं पूरी कोशिश करूँगी अगर होगा तो। नाउ ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, व्हाट हैपेंड इन द सिटीज़ ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ द रिवोल्ट। तो ये जब रिवॉल्ट हो रहा था उस समय शहरों का क्या माहौल था, अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। हाउ डिड पीपल लिव थ्रू दिस मंथ ऑफ टिमुल्ट, तो ये जो विद्रोह हो रहा था उस समय लोग कैसे रह रहे थे, ठीक है। तो हाउ वाज नॉर्मल लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ है वो कैसे अफेक्ट हुआ था। रिपोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ टेल अस अबाउट द ब्रेकडाउन इन रूटीन एक्टिविटीज़, रीड द रिपोर्ट ऑफ दिल्ली उर्दू अखबार 14 जून 1857। तो एक रिपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं दिल्ली उर्दू अखबार का 14 जून 1857 को, आखिर वो रिपोर्ट क्या है। तो रिपोर्ट कहता है कि द सेम थिंग इज़ ट्रू फॉर वेजिटेबल्स एंड साग, यानी कि वेजिटेबल यानी कि सब्जी हो गया, साग स्पिनच हो गया, तो ये सब्जी और साग के लिए भी सही बात कही गई है। पीपल हैव फाउंड टू कंप्लेन दैट इवन कद्दू पम्पकिन एंड बैगन कैन नॉट बी फाउंड इन द बाजार, बाजार में कद्दू पम्पकिन बैगन ये सब भी नहीं मिल रहे थे। आलू अरबी जब when available are of stale and rotten variety stored from before by far sighted कुंजराज वेजिटेबल ग्रोवर्स। तो यही कह रहा है कि एक तो कद्दू नहीं मिलता था, पम्पकिन भी नहीं मिलता था, बैगन तो मिलता ही नहीं था बाज़ार में, और जो आलू और जो अरबी मिलता था वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता था, रॉटन वेराइटी का मिलता था। ऐसा लगता था कि मानो इसको बहुत समय से उसको स्टोर करके रखा गया है। तो फ्रॉम द गार्डन इनसाइड द सिटी सम प्रोड्यूस डज रीच अ फ्यू पीपल बट द पुअर एंड द मिडिल क्लास कैन ओनली लिक देयर लिप एंड वॉच देम एज देयर ईयर मार्क्ड फॉर सिलेक्ट। अब जैसे देखिए क्या कह रहा है कि जितने भी गार्डनर्स लोग जो थे कुछ ऐसे शहर के, तो वो लोग इसका उत्पादन तो करते थे लेकिन वो सिर्फ अमीर घरों के ही लोग जो है वो कुछ ही लोग जो है उसको खरीद पाते थे, बाकी गरीब और जो मिडिल क्लास है ये तो सिर्फ अपने होठ ही अपना सील के रह जाते थे बेचारे, ठीक है। तो देयर आर समथिंग एल्स दैट नीड्स अटेंशन विच इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू द पीपल। तो यही है कि लोगों के को तो डैमेज तो हो ही रहा था। विच इज़ दैट द वाटर कैरियर हैव स्टॉप्ड फिलिंग वाटर, जैसे कि वाटर कैरियर में पानी नहीं जा रहा था। पुअर सरफास जेंटिलिटी आर सीइंग कैरिंग वाटर इन पेल्स ऑन देयर सोल्जर्स एंड ओनली देन द नेसेसरी हाउस होल्ड टास्क सच एज कुकिंग एटसेट्रा कैन टेक प्लेस। तो जो गरीब लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग पानी ढो ढो करके ले आते थे अपने कंधों पर या जैसे भी हो, उसके बाद उनके घर में खाना बनता था, ये सारी चीज़ें होती थी। सो हलाल खोर हैव बिकम हराम खोर। तो जिसको अधिकार था कि जो परिवर्तन ला सके समाज में, जो थोड़ा सा दुखों को थोड़ा सा सही कर सके, तो वो हराम खोर हो गया था, वो करप्ट हो गया था। बहुत सारे ऐसे मोहल्ले थे, मैनी मोहल्लास हैव नॉट बीन एबल टू earn for several days, and if this situation continues then decay, death and diseases will combine together to spoil cities there। तो यही है कि बहुत सारे मोहल्ले में तो लोग कमा नहीं पाते थे जिसके वजह से क्या होता था कि बहुत सारे लोगों में ऐसा माना जाता था उस समय कि अगर इसी तरीके से कंटिन्यू होने लगा तो बीमारियां होंगी, लाखों संख्या में मृत्यु होगा, डेथ होगा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हुआ भी। 1770 में हम जानते हैं कि बंगाल में अकाल पड़ा, फिर उसके 100 साल बाद अकाल पड़ा, 18th सेंचुरी में अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ने का रीज़न यही था कि महंगाई जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट था। आप देखिए कि उस समय की परिस्थिति कैसी थी। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन,
So the reason for the similarity in the pattern of revolt in different places lay partially in the planning and coordination. तो जो रीज़न यही था कि ये जो पैटर्न हुआ है ना, अलग-अलग जगह पे जो विद्रोह हुआ था, थोड़ा-सा इनमें जो है प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की कमी ऐसे बताई गई है। इट इज़ क्लियर दैट देयर वाज़ कम्युनिकेशन बिटवीन, तो ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि जो सिपॉयज़ लाइन थे, अलग-अलग कैंटोनमेंट के, उनमें कम्युनिकेशन होता था। ठीक है। 7th century, after the 7th hour, irregular cavalry had refused to accept the new Carthage in early May. They wrote to the 48th native battalion that they had acted for the faith and awaited for 48 orders. तो यही कह रहा है कि जो 7th अवध इरेगुलर कैवेलरी थी, यानी कि घुड़सवार थी, इन्होंने क्या किया था, जो नया कारतूस आया था मई के शुरुआत में ही, जो नया कारतूस आया था उन्होंने मना कर दिया था। और वो कारतूस क्या था, उन्होंने लिखा था 48 नेटिव इन्फेंट्री को कि दे हैड एक्टेड फॉर द for the faith and awaited for 48 orders. तो सिपॉयज एंड अदर मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, तो लोग इसका विरोध करने लगे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने लगे थे, इसीलिए पीपल वेयर दस प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रिबेलियन। अब जो कि अब रिबेलियन के बारे में बात होने लगा था कि भाई जब पहले ही लिख दिया गया था तो क्यों फिर इसको लाए, या जो भी सिचुएशन है इसका, फिर वो लोग डिस्कस करने लगे थे। अब देखो एक और यहाँ पे रिपोर्ट है, देख लेते हैं। तो एक तो हम जो वो रिपोर्ट देखे वो तो देखे ही कि उस समय जो आम लोग थे उनकी क्या हालत थी, परिस्थितियाँ बहुत बुरी हो गई थी। तो कम्युनिकेशन देखते हैं, कम्युनिकेशन क्या था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द मैसेज ऑफ रिवॉल्ट एंड म्यूटिनी, द एक्सपीरियंस ऑफ फ्रैंकियो सिस्टन, अ नेटिव क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर इन सीतापुर, इज टेलिंग he had gone to Saharanpur to pay his respect to the magistrate. Sister was dressed in Indian clothes and sitting cross-legged. तब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका ऐसे वार्तालाप होता था सीतापुर के। ये कौन थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, कौन थे, फ्रांकियो सिस्टर। और ये जा रहे थे सहारनपुर। सहारनपुर क्यों जा रहे थे, क्योंकि मैजिस्ट्रेट को रेस्पेक्ट देने के लिए, यानी कि मैजिस्ट्रेट से बेसिकली मिलने के लिए जा रहे थे। तो ये जो सिस्टन थे ना, सिस्टन कौन थे, सिस्टन ड्रेस्ड इन इंडियन क्लोथ्स, इंडियन क्लोथ्स पहने हुए थे और क्रॉस्ड लेग जो है वो करके बैठे हुए थे। तो अब मुस्लिम तहसीलदार फ्रॉम बिजनौर, एक मुस्लिम तहसीलदार था बिजनौर का, अब वो कमरे में आता है। अपॉन लर्निंग दैट सिस्टन वाज फ्रॉम अवध, अब सिस्टन अवध से थे, उन्होंने पूछा कि व्हाट न्यूज़ फ्रॉम अवध, अवध से क्या खबर आई है। तो हाउ डज द वर्क प्रोग्रेस, अभी काम कैसा चल रहा है ब्रदर। प्लेइंग सेफ, सिस्टन रिप्लाइड, सिस्टन बोलता है कि इफ़ वी वर्क इन अवध योर हाइनेस विल नो इट, अगर हम अवध में काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तहसीलदार बोलता है डिपेंड अपॉन इट वी विल सक्सीड दिस टाइम, इस वो तो डिपेंड करता है, अब हम सक्सीड कर जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस इज इन एबल हैंड। द तहसीलदार वाज लेटर आइडेंटिफाइड एज द प्रिंसिपल रिबल लीडर ऑफ बिजनौर। तो तहसीलदार को फिर बाद में प्रिंसिपल रिबल लीडर ऑफ बिजनौर, मतलब तहसीलदार जो था वो तो अभी हम पढ़े कि वो मुस्लिम था, तो वो जो मुस्लिम था ना, बाद में जो बिजनौर में जो विद्रोह होता है उसका ये प्रिंसिपल लीडर बन गया था। तो मतलब समझो कि मतलब कितना अच्छा काम किया होगा ये। अब so the pattern of mutinies and the pieces of evidence that suggested some sort of planning and coordination raise certain crucial question. अब यहाँ पे यही करेंगे, कुछ ऐसे क्रूशियल क्वेश्चन जो है वो अराइज हुआ था, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन किस तरीके से ये लोग कर रहे थे। अब ये प्लान बना कैसे था, प्लानर्स कौन थे। इट इज़ डिफिकल्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर। अब जो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है उस आधार पर तो डायरेक्ट आंसर बता पाना मुश्किल है, लेकिन बट वन इंसिडेंट प्रोवाइड्स क्लूज एज टू हाउ म्यूटिनी केम टू बी सो ऑर्गेनाइज। तो लेकिन एक कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिससे बताया जा सकता है कि ये जो म्यूटिनीज थे ये इतने ऑर्गेनाइज कैसे हुए थे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक नाम आता है कैप्टन हर्सी। कैप्टन हर्सी कौन थे, तो कैप्टन हर्सी अवध मिलिट्री पुलिस में काम करने वाले एक व्यक्ति थे। हैड बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय हिज इंडियन सबऑर्डिनेट्स। अब इनको क्या हुआ, अब इनको प्रोटेक्शन दिया गया था। जस्ट अ मिनट।
यस, तो कैप्टन हर्षी के बारे में बात करते हैं। कैप्टन हर्षी जो थे वो अवध मिलिट्री पुलिस के थे और इन्हें प्रोटेक्शन मिला था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का म्यूटिनी के समय में। ड्यूरिंग द म्यूटिनी मतलब ड्यूरिंग द जो रिवॉल्ट था उस केस में। तो द 41 नेटिव इन्फेंट्री विच हैज स्टेशन इन द सेम प्लेस इंसिस्टेड दैट सिंस दे हैड किल्ड ऑल देयर वाइट ऑफिसर्स द मिलिट्री पुलिस शुड ऑल्सो किल हर्षी और डिलीवर हिम एज अ प्रिजनर टू 41st। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो विद्रोह हुआ था उसमें तो मोस्टली सारे अंग्रेज लोग तो मारे ही ना गए थे। जैसे कि मैं आपको बताई ह्यूक्सन और बॉग की हत्या कर दी गई थी। बिहार में भी कुछ ऐसे अंग्रेज थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अब जो कि बहुत सारे मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स मारे जा रहे थे, तो ऐसे उन लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं फिर हर्षे को भी हत्या ना कर दी जाए, कहीं उसको भी जेल में न डाल दिया जाए। तो military police refused to do either, and it was decided that the matter would be settled by a panchayat composed of native officer drawn from the each regiment। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी पंचायत रेजिमेंट के नेटिव ऑफिसर थे जो भी पंचायत के थे वो लोग ये जितने भी नेटिव ऑफिसर से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको वो रिजॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक और नाम आता है चार्ल्स बॉल का। चार्ल्स बॉल हु रोट वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरीज ऑफ अपराइजिंग एंड नोटेड। चार्ल्स बॉल कौन थे? उन्होंने बहुत सारी हिस्ट्रीज वगैरह लिखे हैं। पंचायत वेयर नाइटली ऑकरेंस इन द कानपुर एंड सिपॉज लैंड, मतलब पंचायत जो है वो कानपुर और सिपॉज लैंड में होते ही रहता था। तो व्हाट दिस सजेस्ट इज दैट सम ऑफ द डिसीजन वे टेकन कलेक्टिवली। तो इनसे इनको एक बात पता चला कि कुछ ऐसे निर्णय थे जो कलेक्टिवली लिए जाते थे, गिवन द फैक्ट दैट द सिपॉज लिव्ड इन द लाइन एंड शेयर्ड अ कॉमन लाइफस्टाइल एंड that many of them came from the same caste. It is not difficult to imagine them sitting together to decide their own future. The Sepoys were the makers of their own rebellion। तो यहाँ से देखो एक बात पता चला, जब आप पूरा अवध का हिस्ट्री पढ़ोगे ना बिपिन चंद्र, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये लाइन उसमें अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है कि ये जो सिपॉयज है ये एक ही लाइन में रहते थे, मतलब एक ही जो लाइफस्टाइल है वो फॉलो करते थे, एक ही कास्ट के आया करते थे। और ये लोग क्या करते थे, अपना डिसीजन जो है वो एक साथ इकट्ठे लेते थे, अपना फ्यूचर भी इकट्ठे ही जो है वो डिस्कस करते थे। और ये रिबेलियन का जो मेकर्स थे वो सिपॉयज ही हैं। अवध का बिपिन चंद्र का जब आप 1857 पढ़ोगे ना तो उसमें आपको क्लियरली बताएगा कि व्हाट वाज द मेजर कंडीशन दैट हैपेंस, मतलब ऐसे क्या क्या ऐसे रीज़न थे जो 1857 की क्रांति में हुआ था। तो उसमें आप पढ़ोगे कि अवध जो है, अवध में एक तो इंडियन जो भी ब्रिटिशर्स की जितनी भी आर्मी थी उसमें अवध से ज़्यादा जो इंडियन सोल्जर्स थे वो थे। ऊपर से डुअल उनको थोड़ा सा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता था। एक तो अवध जो गांव है वो सरकार अपने अंदर उसको कैप्चर भी कर लेते, तो वहाँ के जितने भी किसान लोग रहते उनको भी टैक्स देना पड़ता था। ऊपर से जो इंडियन है सिपॉयज है उसमें अवध क्षेत्र से आने वाले की संख्या ज़्यादा थी, तो उन लोगों को भी सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेड कांस्टेबल तक का ही पोजीशन देती थी, कोई प्रमोशन नहीं मिलता था और गोरे लोगों के कंपेयर में उनको सैलरी भी कम मिलता था। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से वो बताए हैं कि क्यों इस तरीके से किया जाता था। तो ये बताने का मेरा मेन मोटिव ये था कि ये जो लाइन यहाँ पे दिया हुआ है एकदम सही दिया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे थे जिनका सेम लाइफस्टाइल था, सेम कास्ट था, एक ही जगह पे के रहने वाले थे, डिसीजन भी एक ही इकट्ठे लेते थे और अपना जो सिपॉयज लोग हैं वो लोग अपना डिसीजन मेकर खुद हुआ करते थे। अब बात करते हैं लीडर्स एंड फॉलोअर्स की। तो टू फाइट द ब्रिटिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वे आर रिक्वायर्ड, जैसे कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए तो बेस्ट लीडरशिप होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड होना चाहिए। इसके लिए क्या हुआ था ना, फॉर दिस द रिबेल समटाइम टर्न टू दोज हु हैड बीन लीडर बिफोर द ब्रिटिश कन्वेस्ट। तो जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो उस समय जो अंग्रेजों को क्षेत्र जीतने से पहले जो लोग शासन कर रहे थे तो उनको लीडर कंसिडर किया गया था। So, one of the first act of the sepoys of Meerut, as we saw, was to rush to the Delhi and appeal to the old Mughal emperor to accept the leadership of the revolt। जैसे कि हम पहले ही बोल दिए, तो सबसे पहला एक्ट जो मीरठ वाला केस के बाद जो सबसे पहला एक्ट हुआ था वो था कि दिल्ली पहुंचकर जो मुगल सम्राट हैं उनको अपना सुपीरियर, अपना लीडर मानना। और दिस एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप टुक इट्स टाइम इन कमिंग। बहादुर शाह फर्स्ट रिएक्शन वाज वन ऑफ द हॉरर एंड रिजेक्शन। तो जब ये लोग बहादुर शाह जफर के पास गए थे तो बहादुर शाह जफर का जो सबसे पहला रिएक्शन था वो यही था कि बड़ा खौफनाक सा रिजेक्शन था सॉरी, बड़ा खौफनाक सा रिएक्शन था, वो था रिजेक्शन। So it was only when some sepoys had moved into the Mughal court within the Red Fort in the defiance of normal court etiquettes that the old emperor realizes that he had very few options, agreed to be the normal leader of the rebellion. Elsewhere,
सिमिलर सीन वेयर एनेक्टेड थ्रू ऑन अ माइनर स्केल। तो यही है कि जब कुछ ऐसे सैनिक हैं जो उसके दरबार में गए थे, जब उसके दरबार में चले गए ना, तो फिर थोड़ा सा बेसिक एटिकेट जो होता है वो सब छोड़ छाड़ करके, मतलब युद्ध वाला फेस वगैरह लेकर के जब चले गए, तो उसके पास फिर दो ही ऑप्शन बचा था, या तो वो उन लोगों का सपोर्ट करे, या तो फिर सेम सीन जो है वो वहाँ पे जितने भी सिपाही है वो वहाँ पे छेड़ दें। दोनों में से कोई एक हो सकता था। कानपुर में क्या हुआ था ना कि इन कानपुर द सिपाहीज एंड द पीपल ऑफ द टाउन गिव नाना साहिब। कानपुर के कौन थे? नाना साहिब। लूसेंट में आप पढ़े होंगे। तो कानपुर में जो सिपाही थे नाना साहिब, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। So no choice to save to join the revolt as the leader। तो इनके पास भी कोई चारा नहीं था कि वो लोग रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करें और लीडर बन जाए। झांसी में रानी वॉज फोर्स्ड बाय पॉपुलर प्रेशर अराउंड हर टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ अपराइजिंग। तो झांसी की रानी को तो ऐसे फोर्स किया गया था कि जो यहाँ पे अंग्रेज लोग हैं, ठीक है, उनके लीडरशिप को एग्ज्यूम कर लिया जाए, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो झांसी से कौन थी? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। एंड सो वॉज कुंवर सिंह। अब यहाँ पे बात करते हैं कुंवर सिंह का। कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार, आरा के एक जमींदार थे, एक लोकल जमींदार थे आरा के। सो इन अवध वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलर नवाब वाजिद अली एंड द एनेक्सेशन ऑफ स्टेट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेक्सेशन रेट वेयर स्टिल वेयर वेरी फ्रेश इन द मेमोरी ऑफ द पीपल। द पॉपुलेस इन लखनऊ celebrated the fall of British rule by hailing Biriz Qadar, the young son of नवाब as their leader। अब जैसे देखो अवध में, जैसे कि मैं आपको छोटा सा कहानी बताई थी कि अवध के लोगों को किस तरीके से अंग्रेजों ने एनेक्स कर लिया, जीत लिया था, ठीक है। नवाब वाजिद अली वहाँ पे शासन कर रहे थे, लेकिन अवध पे ये लोग कैप्चर कर लिए थे, जिससे जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि भाई अवध को तुमने क्यों जीता। तो अवध की जीत अभी लोगों के अंदर नई ताजी सी थी कि अब क्या हुआ, लखनऊ पे भी ये लोग जीत लिए। लखनऊ भी जीत लिया था, ब्रिटिशर तो था ही, तो सब जीत ही लिया था। तो अब जैसा होने लगा ना था ना, तो नवाब का जो बेटा था बिरगिज कादिर को ये लोग अपना लीडर मान लिए थे। नॉट एवरीवेयर वर द लीडर पीपल ऑफ कोर्ट। Not everywhere were the leader of people of court, रानीज, राजाज, नवाब, तालुकदार। तो लगभग सभी जगह के, तो ये तो कुछ कुछ फेमस जगह के लोगों ने सपोर्ट किया था लीडर बन करके, लेकिन हर कोई नहीं किया था, ठीक है। तो often the message of rebellion was carried by ordinary men and women in the place by religious men too। तो वही है। तो ये जैसे विद्रोह है, विद्रोह तो लगभग सभी जगह फैल गया था ना। प्रत्येक आम पुरुष महिला हर जगह लगभग जितने भी धार्मिक व्यक्ति थे सभी के पास पहुंच गया था। तो फ्रॉम मिरर देयर वे रिपोर्ट दैट अ फकीर हैड अपीयर्ड राइडिंग ऑन अ एलिफेंट एंड दैट द सिपाहीज वर विजिटिंग हिम। तो अब ऐसे मेरठ इसमें ना एक रिपोर्ट आ गया था कि एक कोई फकीर है जो हाथी पे चढ़ करके आ रहा है और सारे सैनिक लोग उसको मतलब मिलने के लिए जा रहे हैं। सो इन लखनऊ आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध, जैसे ही अवध जीत लेता है तो लखनऊ में क्या होता है ना कि देयर वर मेनी रिलीजियस लीडर एंड सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट्स who were preached the destruction of British। बहुत सारे ऐसे धार्मिक ऐसे लीडर थे जो चाहते थे कि ब्रिटिश जो रूल है, ब्रिटिश रूल का विनाश हो जाए, इस तरीके से वो लोग दुआ करते रहते थे। और लगभग एल्सवेयर लोकल लीडर इमर्ज। अब लोकल लीडर इमर्ज होने लगे थे और जो किसान है उनका भी धीरे धीरे विद्रोह होने लगा था। जमींदार एंड ट्राइबल्स टू रिवोल्ट। जमींदार और ट्राइबल्स भी रिवोल्ट करने लगे थे। शाहमाल मोबिलाइज द विलेजर ऑफ परगना बरूत इन उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे एक नाम आता है शाहमाल का। शाहमाल क्या किए, गांव वालों को इकट्ठा कर ली और उत्तर प्रदेश के बरूत में ये विद्रोह धीरे धीरे शुरू करने लगे थे। गुनो और ट्राइबल कल्टीवेटर ऑफ सिंगमम। गोनो क्या था, एक ट्राइबल कल्टीवेटर थे सिंगबम के, छोटा नागपुर पे। ये लोग भी विद्रोह करने लगे थे। बिकॉम ए लीडर ऑफ कोल ट्राइबल्स ऑफ इंडियन। कोल तो आप देखे ही होंगे, लूसर में पढ़े होंगे। तो ये लोग जो थे, ये लोग कोल ट्राइबल्स जो वहाँ पे विद्रोह हुआ था उसके ये लोग लीडर बन गए थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। कल मैं एक और वीडियो डालूंगी, आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और एक भी क्लासेस आप मिस नहीं कीजिएगा तो आपके लिए सही रहेगा। तो कल हम पढ़ेंगे टू रिबेल्स ऑफ 1857। मेक श्योर आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।